डिजिटल टॉक्स इंडिया की आज की इस वीडियो में सम्राट अशोक की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर किया था राज। साल था 1837। इस साल एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बदौलत भारत के लोग अंग्रेजों को कह सकते थे कि भारत का इतिहास अंग्रेजी इतिहास से भी बहुत पुराना है। भारत देश में भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए जो रोम जैसे देशों को टक्कर दे सकते हैं। साल 1837 तक भारत के लोगों को अशोक की महानता के बारे में नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि मुगल बादशाहों से भी पहले इस देश में ऐसा कोई राजा हुआ जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया हो। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस राजा की कहानी तो मिलती थी, लेकिन उसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी ही माना जाता था, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनके सबूत नहीं मिलते थे। अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया में जगह जगह एक तरह के पत्थर मिले थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा हुआ है यह किसी को पता नहीं था। किसने लिखा था या किस संबंध में यह लेख है यह किसी को पता नहीं था। लेकिन सन 1837 में एक अंग्रेज ने खोज निकाला एक ऐसा तरीका जिससे हम पढ़ पाए इतिहास के सबसे महान साम्राज्य में से एक की कहानी। तब हमें पता चली सम्राट अशोक की कहानी, भारत का वह साम्राज्य जिसके बारे में 1837 से पहले तक इसे कोई नहीं जानता था। एक गुम साम्राज्य जिसके सबूत तो थे लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। 1837 में इंडिया के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार पढ़ी थी ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को एक साथ। कभी बौद्ध और जैन ग्रंथों में माने जाने वाले मिथ कैरेक्टर को तब एक ऐतिहासिक राजा की स्वीकृति मिली जब जेम्स प्रिंसिप ने उनके लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल कर लिया। उस लिपि को पढ़ने का तरीका ढूंढ लिया जो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैले हुए थे। लेकिन जेम्स प्रिंसिप की ये कहानी भी कम रोचक नहीं है कि उन्होंने यह कैसे तरीका खोजा। वास्तव में प्रिंसिप कभी ये काम करना ही नहीं चाहते थे। एक मजबूरी थी जो उन्हें भारत खींच कर लाई थी और इसी मजबूरी ने उन्हें उस सफर पर भेजा जहां उनका नाम अमर हो गया। एक बेहतरीन ट्रांसलेटर के तौर पर आज बेहद कम लोग जेम्स प्रिंसिप को जानते हैं, और जो जानते हैं उन्हें बस इतना पता है कि उन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। लेकिन भारत के इतिहास में जेम्स प्रिंसिप का योगदान इससे भी काफी बड़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेम्स प्रिंसिप ने ढूंढा था ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का तरीका, और इस काम में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई थी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1799 में जब जेम्स प्रिंसिप का जन्म हुआ तो उनका परिवार गरीबी को बहुत दूर छोड़ आया था। उनके पिता ने भारत में आकर खूब दौलत कमाई थी। बाद में वह ब्रिटेन में सांसद हो गए थे। यह वह दौर था जब अंग्रेजों के पास भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी बहुत कम थी। जो उनके सामने था वह मुस्लिम और मुगल अंपायर था। हालांकि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास में झांकने की बहुत कोशिश की। उन्हें भारत के प्राचीन इतिहास में काफी दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्हें काफी चीजें मिला करती थी जिन्हें ना तो वह पहचान पा रहे थे और ना ही भारत के लोग इन चीजों के बारे में जानते थे। 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई। इसके बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में विस्तार करना शुरू किया तो कई ब्रिटिश लेखक, यात्री, विद्वानों, व्यापारियों और अधिकारियों ने भारत के प्राचीन अतीत को फिर से खोजने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। वह खजुराहो, एलोरा और मदुरई के खंडरों को देखने और उनके बारे में जानने के लिए देश भर के खंडरों में घूम रहे थे। इन खंडरों की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं होती थी बल्कि इंग्लैंड में भी होती थी। इसी माहौल में पल बढ़ रहे जेम्स प्रिंसिप को शिलालेख पढ़ने का या आर्कियोलॉजी का शौक नहीं था, बल्कि उन्हें इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में ही उन्हें एक आंख में इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन के चलते उनकी एक आंख लगभग खराब हो गई। इसके चलते जो वह काम करना चाहते थे वह अब नहीं हो सकता था। जब तक उनकी आंखें ठीक हुई तब तक उनकी उम्र निकल गई थी। जेम्स प्रिंसिप के सामने अपने सपनों को पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वह आखिर क्या करे।
इसी टाइम उनके पिता जॉन प्रिंसेप काम आए। उनके पिता की ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए उन्होंने जेम्स के लिए एक नौकरी का जुगाड़ कर दिया। सितंबर 15 साल 1819 को जेम्स प्रिंसेप अपने भाइयों के साथ कलकत्ता आए। यहाँ उन्होंने कलकत्ता के टकसाल में सिक्कों की परख करने का काम मिला। कोलकाता टकसाल में प्रिंसेप मिले अपने बेहद दिलचस्प सीनियर ऑफिसर होरेस हेमन विल्सन से। विल्सन उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा रिनाउंड संस्कृत विद्वान थे। उनकी आयुर्वेद में काफी रुचि थी और वह ऋग्वेद, विष्णु पुराण और कालिदास के मेघदूत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले पहले व्यक्ति थे। विल्सन के साथ रहते हुए प्रिंसेप में भारतीय इतिहास और संस्कृति में खूब दिलचस्पी डेवलप हुई। यह दिलचस्पी तब और गहरी हो गई जब प्रिंसेप को 1820 में बनारस मिंट में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ पर वह अगले 10 साल तक रहे और बहुत मेहनत से काम किया। बनारस की बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों को देखकर प्रिंसेप को अपने बचपन के सपनों की याद आई कि वो भी एक शानदार आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। बनारस ने उन्हें अपने सपने को पूरा करने का मौका दिया, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी के बाद आर्किटेक्चर का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों के स्थापत्य की पढ़ाई की और उसके कई इलस्ट्रेशन बनाए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी नक्शा बनाया, जिसे पिछले साल भारत सरकार ने मंदिरों के वास्तु को समझने के लिए भारत मंगाया था। खैर, जेम्स प्रिंसेप ने बनारस में मंदिरों की जो स्टडी की उसकी एक सीरीज बनाई। ये सीरीज 1830 और 1834 के बीच लंदन में प्रकाशित हुई, जिसका टाइटल था बनारस इलस्ट्रेटेड इन अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स। इस दौरान टकसाल वाला उनका काम छूटा नहीं था। उन्होंने फिर टकसाल में सिक्कों को डिजाइन करने में एक चर्च और बंगाल में नहरों की एक श्रृंखला भी डिजाइन की थी। फिर इसी दौरान उनकी दिलचस्पी पैदा होती है सिक्कों में। उन्होंने बैक्टीरिया और कुषाण के सिक्कों के साथ साथ भारतीय श्रृंखला के सिक्कों की व्याख्या की, जिसमें गुप्त काल के पंच मार्क कॉइन भी शामिल थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय सिक्का निर्माण में 3 फेजेस थे: पंचमार्क, ड्राइस, ट्रक और कास्ट सिक्के। ये सिक्कों के अलग अलग प्रकार होते हैं। इस दौर में सिक्के अंग्रेजों को मिलते थे। उनके बॉस विल्सन पंजाब और राजस्थान में मिलने वाले इन सिक्कों की भाषा नहीं पढ़ पा रहे थे और इस वजह से बहुत परेशान थे। प्रिंसेप ने फिर इस दौरान इन सिक्कों की लिस्टिंग शुरू की और इसके साथ ही उनके अंदर कौतूहल पैदा हुआ उन शिलालेखों के बारे में जानने के लिए जिसमें कुछ अजीब सी भाषा लिखी हुई थी, लेकिन भारतीय या फिर अंग्रेज कोई भी उसे पढ़ नहीं पा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि ये स्तंभ सिर्फ पंजाब या राजस्थान में नहीं मिले थे। 1833 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भी ऐसे ही शिलालेख मिले और ठीक ऐसे ही अभिलेख इलाहाबाद के किले में भी पाए गए। प्रिंसेप ने इस बारे में अपनी डायरी में यह लिखा था: मैं इलाहाबाद में पढ़े इस बेहद दिलचस्प स्तंभ को, जो तेजी से खराब हो रहा था, इसके संरक्षण के बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। एक बार जब यह अलग अलग पत्थरों पर लगभग एक जैसा लिखा हुआ टेक्स्ट मिल गया तो प्रिंसेप ने इसे डिकोड करने का काम शुरू किया। संस्कृत के एक एक्सपर्ट की हेल्प लेकर वह इलाहाबाद के शिलालेख के एक छोटे से हिस्से को पढ़ने में कामयाब हो गए। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के नाम के किसी राजा के कई विजयों का उल्लेख था, लेकिन अभी भी वह कई शब्द ऐसे थे जिनको पढ़ नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर गलती कहां पर कर रहे हैं। समुद्रगुप्त के दौर में इस्तेमाल होने वाली ब्राह्मणी लिपि को उन्होंने समझ लिया, लेकिन अशोकन ब्राह्मणी लिपि को अभी भी डिकोड करना बाकी था। लेकिन प्रिंसेप ने हार माने बिना इस काम को लगातार जारी रखा। इस बीच एक और स्तंभ मिलता है बिहार के बेतिया जिले में। प्रिंसेप ने इस स्तंभ को दिल्ली और इलाहाबाद के शिलालेखों के साथ रखा और सुराग के लिए इसका विस्तार से अध्ययन किया।
फिर आखिरकार वह कामयाब भी हुए, जिसके बारे में उन्होंने लिखा। तीनों शिलालेखों में अन्य समान शब्द खोजने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक तुलना करने पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज पर पहुंचा। वह यह कि तीनों शिलालेख एक जैसे थे। अब दोस्तों यह पहली कड़ी थी, एक सुराग था, लेकिन अभी भी उन्हें पता नहीं था कि जो लिखा है उसका आखिर मतलब क्या है। फिर जेम्स 4 सालों तक इस प्रोजेक्ट पर लगे रहे। उन्होंने दिन रात इसी काम में बिता दिए। इस हद तक उनके ऊपर जुनून सवार हो गया कि उन्हें सिर दर्द की समस्या हो गई थी। दिन में वो टकसाल का काम करते और रात में शिलालेख और सिक्कों को पढ़ने में गुजार देते। इस दौरान उन्होंने इन सिक्कों की स्टडी करते हुए बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। जो भी सिक्के और शिलालेख मिलते थे उनके बारे में जेम्स प्रिंसिप को सबसे पहले खबर लगती थी। फिर फाइनली साल आता है 1837, जब उनके हाथ एक बड़ी खबर लगती है। इस साल कैप्टन एडवर्ड स्मिथ नाम के एक मिलिट्री इंजीनियर ने उन्हें सांची के स्तूप के बारे में बताया। इस अधिकारी ने प्रिंसिप को शिलालेखों के साथ साथ स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग पर मिले कुछ लिखे हुए टेक्स्ट के टुकड़े भेजे थे। प्रिंसिप ने इन टुकड़ों में से एक कोड को खोजा। यह कोड था दानम नाम से। फिर उन्होंने एक एक करके पूरी ब्राह्मणी लिपि को ही पढ़ डाला। उनकी 4 साल की मेहनत रंग लाई। साल 1838 में जेम्स प्रिंसिप ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को अपने रिपोर्ट दी। पता चला कि यह शिलालेख देवानामप्रिय प्रियदर्शी नाम के राजा के आदेश पर लिखे गए थे, जिसने अपना धर्म बदल लिया था। एक बार जब यह खोज हो गई तो कई कनेक्शन मिलने लगे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास को पढ़ने वाले इतिहासकार जॉर्ज टर्नर ने बताया कि उन्हें बौद्ध ग्रंथों से पता चला है कि प्रियदर्शी एक भारतीय राजा अशोक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टाइटल था, जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम के राजा का पोता है। इस दौरान उन्होंने यह भी पाया दोस्तों कि अशोक का साम्राज्य बेहद विशाल था और अशोक एक शांति प्रिय राजा था। जेम्स प्रिंसिप की इस कड़ी मेहनत ने भारत के सामने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके बल पर भारतीय अंग्रेजों को अपनी विरासत दिखा सकते थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणी लिपि को नहीं पढ़ा, बल्कि खरोष्टी लिपि को भी उन्होंने डिकोड कर दिया था। यह लिपि भारत के नॉर्थ वेस्ट में संस्कृत और प्राकृत लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। प्रिंसिप को इस काम में हालांकि ब्राह्मणी जितनी दिक्कतें नहीं हुई। खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए उन्होंने पंजाब पर शासन करने वाले इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों का इस्तेमाल किया। इन सिक्कों पर एक तरफ राजा का नाम ग्रीक में और दूसरी तरफ खरोष्टी में लिखा होता था। प्रिंसिप को ग्रीक भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने जल्द ही इस भाषा को डिकोड कर लिया। इस तरह से दोस्तों भारत के एक प्राचीन महान साम्राज्य के बारे में पूरी दुनिया को पता चला। लेकिन जिस काम की वजह से आज आप प्रिंसिप के बारे में यह वीडियो देख रहे हैं, दुख की बात है कि वह काम इतना हैक्टिक था कि जेम्स प्रिंसिप को दिमाग की बीमारी हो गई। इसी के चलते 23 अप्रैल 1840 को सिर्फ 41 साल की उम्र में मस्तिष्क की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1843 में कोलकाता के नागरिकों ने हुगली नदी के तट पर उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाया, जिसे आज भी प्रिंसिप घाट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जेम्स प्रिंसिप का ज्यादातर काम जो था वो अधूरा रह गया था। जो खोजा वो भविष्य के इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी काम आ रहा है और बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना प्राचीन भारत को पढ़ पाना, समझ पाना बेहद मुश्किल काम होता। तो दोस्तों यह थी कहानी जेम्स प्रिंसिप की कि कैसे उन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की और क्या क्या उनके सामने दिक्कतें आई। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को यह वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हर आगे आने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।